बच्चों, आई एम मॉइसर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल इनकम का पार्ट नंबर 4। बच्चों करते हैं स्टार्ट। हाँ, इसको देखने से पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों देखने हैं। जाओ बच्चों, पहले देख के आओ। अब इसकी बात करते हैं नेशनल इनकम का पार्ट नंबर 4। बहुत ध्यान से सुनना, सुन रहे हो ना बच्चों? हमें बात करनी है नेशनल इनकम पार्ट 4। हमने लास्ट क्लास में बच्चों डिस्कस किया था पार्ट नंबर 3 में कि नेशनल इनकम क्या होती है और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है। बच्चों आज हम नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। बच्चों आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी है, तभी टॉपिक समझ में आएगा। बढ़ते हैं आगे। बच्चों एक होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सर ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में NIT कहते हैं और आज बच्चों इसको हम NGST भी कहते हैं। मतलब सर आप नेट GST बोल रहे हो? हाँ बच्चों, इसको हम नेट GST भी बोलते हैं। बच्चों ये होता क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। एक होता है क्या इनडायरेक्ट टैक्स और एक होता है क्या सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, ध्यान से सुनना। मैंने इसको खरीदा बच्चों। मान लो इसकी कीमत 20 रुपये थी। क्या उस दुकानदार ने मुझसे कहा कि सर आप इस पे 2 रुपये टैक्स दे रहे हो? नहीं, ऐसा तो उसने मुझसे नहीं कहा। मैंने जब गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करी ना बच्चों, तो सरकार ने मेरे से इनडायरेक्टली टैक्स ले लिया, मेरे ही पैसों का। है ना? आप कहोगे सर ये तो एक तरीके से नाइंसाफी है। नहीं बच्चों, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं तो हम पे सरकार इनडायरेक्टली टैक्स लगाती है बच्चों। तो उसको आज हम क्या कहते हैं बच्चों? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब GST। तो बढ़ते हैं आगे, समझते हैं व्हाट इज IT। लिखा जा सकता है ना बच्चों? इनडायरेक्ट टैक्स refers to that type of tax which are imposed by the government on the purchase of goods and services। G and S for goods and services। बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स जिसको आज हम क्या और नाम से जानते हैं सर? अभी तो आपने सुना था। क्या होता है बच्चों? डेट इज GST, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बच्चों पहले कब? ये 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ था बच्चों। इसका जो एक्ट था वो चल रहा था 2005 से, जो कि हमारे देश की खासियत है बच्चों। इतना लंबे समय तो लगता ही है। ध्यान से सुनना। 2017 से पहले, 1 जुलाई 2017 से पहले क्या होता था? लगभग बच्चों 108 प्रकार के टैक्स होते थे। नाम अलग अलग होता था, बस होते वो इनडायरेक्ट टैक्स थे। अब उनको एक ही टैक्स बना दिया। और क्या बना दिया? उसका नाम GST। बच्चे जब हम पे GST लगती है ना, या फिर IT लगती है,
तो सरकार ना कभी हमें उस पर सब्सिडी भी देती है। क्या देती है? सब्सिडी। सर ये सब्सिडी क्या आ गया? अब बच्चों नाम से ही तो क्लियर है। सब्सिडी मतलब अगर आप ध्यान से सोचो, सब्सिडी का मतलब जब हमारे को कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए या इकोनॉमिक असिस्टेंस दिया जाए। सर मतलब इकोनॉमिक असिस्टेंस मतलब हमारे गुड्स और सर्विसेज पर परचेज करते समय जो टैक्स लगाया है उस पे थोड़ी छूट दे देना, उस पे आर्थिक सहायता दे देना, उसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस या इकोनॉमिक असिस्टेंस या बच्चों सब्सिडी कहते हैं। तो बोला जा सकता है ना क्या, सब्सिडी रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक असिस्टेंस which are given by government on the IT और GST। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी पर जो सरकार हमें असिस्टेंस देती है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में छूट देती है, उसी को हम सब्सिडी कहते हैं। बच्चों समझ पा रहे हो ना? किसी को कोई भी डाउट हो तो जाओ कमेंट बॉक्स पे और करो कमेंट और पूछो। अभी हम इसकी बात करते हैं। क्या इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर मैं सब्सिडी माइनस करता हूं ना तो आता है क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, या जिसको हम नेट जीएसटी भी कहते हैं। मान लो 500 रुपये इनडायरेक्ट टैक्स लगा, 100 रुपये सरकार ने सब्सिडी दी। क्या दी बच्चों? सब्सिडी। सब्सिडी सर अभी तो बताया था, सब्सिडी मतलब इकोनॉमिक असिस्टेंस। जब सरकार हमें हमारे इनडायरेक्ट टैक्स पे सब्सिडी देती है तो उसको हम एनआईटी कहते हैं। अच्छा सर एक बात और, क्या सब्सिडी टैक्स से ज़्यादा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है बच्चों। सरकार हमारे को कई बार कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उस पर सब्सिडी देती है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो उस पर सब्सिडी बहुत ज़्यादा मिलती है दिल्ली वाले लोगों को खासकर। तो वो अगर हम बात करें तो बच्चों सब्सिडी हो सकती है। अब हम मतलब हमें आईटी में से सब्सिडी माइनस करना है, हो सकता है आईटी 0 हो, सब्सिडी मिल जाए, ऐसा हो सकता है। जब हम न्यूमेरिकल्स में आएंगे ना बच्चों तब और सीखेंगे बहुत अच्छे से। अभी क्या ध्यान रखना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है सर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। बात ठीक? कोई भी दिक्कत हो जाओ कमेंट बॉक्स पे और कमेंट करो बच्चों। बढ़ते हैं आगे, ध्यान से सुनना। मतलब सर हम ये समझ गए हैं कि NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी होगा, या NGST इज इक्वल टू GST माइनस सब्सिडी होगा। बच्चों पॉज करो वीडियो, स्क्रीनशॉट लो, देन बढ़ते हैं आगे, समझते हैं। ध्यान से सुनना। बच्चों समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास NIT का मतलब होता है IT में से अगर हम सब्सिडी माइनस करते हैं तो NIT आता है। बहुत ध्यान से सुनना, मैं रफ कर रहा हूं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ना है? एक होती है बच्चों फैक्टर कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट बच्चों? फैक्टर कॉस्ट। और एक होती है बच्चों मार्केट प्राइस। कौन सी प्राइस बच्चों? मार्केट प्राइस। ध्यान से सुनना, सुन रहे हो ना? मैं मतलब मोहित सर, मान लो ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ये मार्कर। मैं इसको बनाता हूँ ना बच्चों,
तो मैं 4 चीज़ें यूज करता हूँ। क्या? जिसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे पैसा लगाया जाता है, फैक्टर्स मैंने इस पर कुछ बनाने के लिए लगाया है ना बच्चों, उसी को फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। समझो दोबारा, मैं ये बनाता हूँ बच्चों, जब ये मार्कर बना रहा हूँ ना, तो जहाँ बन रहा है वो लैंड है, वो उसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। जो बना रहा है वो लेबर है, कैपिटल का इसका यूज हो रहा है, जो बनवा रहा है वो एंटरप्रेन्योर है बच्चों। तो इसमें इन चारों की कॉस्ट जाती है। आपको पता है लैंड पे रेंट जाएगा ना, लेबर पे सैलरी एंड वेजेस जाएगा बच्चों, कैपिटल पे इंटरेस्ट जाएगा बच्चों, एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट भी लेगा बच्चों। बढ़ते हैं आगे। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नॉन एज फैक्टर कॉस्ट। मतलब फैक्टर्स जो होते हैं प्रोडक्शन के, उस पे जो पैसा लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट। बिल्कुल तो सिंपल है। कोई भी दिक्कत हो तो जाओ कमेंट बॉक्स पर कमेंट मारो। बढ़ते हैं आगे, ध्यान से सुनना बच्चों। बात आती है मार्केट प्राइस क्या होता है। बड़ा कॉमन सा वर्ड नहीं है मार्केट प्राइस, बाजार की कीमत। बड़ा कॉमन वर्ड है, जनरली सुनते हो आप। बाजार कीमत क्या है, इसकी क्या मार्केट प्राइस है। बिल्कुल सिंपल सी तो बात है बच्चों, ध्यान से सुनना। मैंने फैक्टर की कॉस्ट लगाई, मान लो 18 रुपये का बना। कितने का? 18 का। मेरे को प्रॉफिट भी मिल गया, रेंट भी चला गया, इंटरेस्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया, प्रॉफिट भी ऐड है 18 में। जब ये मार्केट में जाएगा ना बच्चों कंज्यूमर को बेचने के लिए, तो सरकार कहेगी सब कुछ हो गया ना, सब कुछ ले लिया आपने, कुछ हमारे लिए भी दो। जब ये कंज्यूमर के पास जा रहा होगा तो इसमें सरकार का पैसा भी ऐड करना है। वो क्या होता है बच्चों? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब इट इंक्लूड्स NIT। इट इज द सम ऑफ, लिखा जा सकता है ना बच्चों, इट इज द सम ऑफ कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आता है सर? ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहते हो सर, सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो सभी फैक्टर्स की कॉस्ट हो गए, फैक्टर कॉस्ट उसमें मार्केट प्राइस और उसमें NIT और ऐड कर दो, आ गया मार्केट प्राइस। मतलब इसके अंदर फैक्टर कॉस्ट नहीं होता, इसके अंदर फैक्टर कॉस्ट होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों। तो लिख सकता हूं ना क्या? इट डज नॉट इंक्लूड फैक्टर नेट इनडायरेक्ट टैक्स, बट इट इंक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बच्चों को क्या बड़ा होगा? मार्केट प्राइस बड़ी होगी, क्योंकि इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड हो रहा है। बच्चों वीडियो को करो पॉज और लो स्क्रीनशॉट, देन बढ़ते हैं आगे। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स पे जाओ, कमेंट करो। बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, सुन रहे हो ना? अब आते हैं अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स पे जाओ और कमेंट करो। ध्यान से सुनना। नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिटल फॉर्मेशन। अब क्या पढ़ना है हमें? कैपिटल फॉर्मेशन। भाई नाम से ही तो क्लियर है, कैपिटल फॉर्म करना, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्म करना ही तो कैपिटल फॉर्मेशन है। मतलब सर हम सिंपल से भाषा में अगर कहें कैपिटल में ऐड कर दो कुछ और कैपिटल लगा दो,
दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। तो सर मैं ये कह सकता हूं क्या, एडिशन इन द कैपिटल नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन, कह सकता हूं क्या बच्चों? हाँ सर, आप कह सकते हो। कैपिटल में ऐड करना ही तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, इसके नाम के अकॉर्डिंग तो यही बात कहना चाहता है ये। सिंपल सा है ना। अब ध्यान से सुनना बच्चों, जो कैपिटल फॉर्म की जाती है ना वो दो तरीके से होती है। मान लो पहला तरीका क्या सर, मेरी कोई फैक्ट्री है, चलो जींस की, चलो मार्कर बनाने की फैक्ट्री, मैं मार्कर बनवाता हूँ, ठीक है। मैंने अपने फैक्ट्री में एक मशीन इंस्टॉल करवा दी, नई मशीन लगवा दी कोई किसी भी तरीके की, वो मेरी एक फिक्स इन्वेस्टमेंट है। कौन सी है बच्चों? फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो मैं इसको क्या बोलूँगा? फिक्स। ध्यान से सुन लेना, इसको क्या बोलूँगा बच्चों? फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स इन्वेस्टमेंट। इसी को हम फिक्स इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। चलो सर ठीक है, हो गया। दूसरा आप क्या कहना चाहते हो वो भी देखते हैं, समझते हैं ना क्या दिक्कत है इसमें। ध्यान से सुनना बच्चों, दूसरा होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट सेकंड इन्वेस्टमेंट जो है उसे कहते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। सर ये क्या होता है? मशीन लगा दी, ठीक है, समझ में आता है। बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा ध्यान से। मान लो मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। 31 मार्च है, कॉमर्स वाले तो जानते हैं 31 मार्च 2018 है। कौन सी डेट है? 2017-18 की क्लोजिंग डेट है। बच्चों ये डेट है, क्लोजिंग है। बच्चों जब अगली सुबह होगी ना, जब अगली सुबह होगी तो अगला साल आ जाएगा। अच्छा एक बात और, मान लो 31 मार्च 2018 को मेरे पास अनसोल्ड स्टॉक रह गया इसका मतलब मार्कर का, मैं ये बनाता हूँ ना, इसका अनसोल्ड स्टॉक जितना रह गया ना, उसकी कीमत या उसकी वैल्यू या उसके आउटपुट की वैल्यू 2 लाख है। कितना है वो? 2 लाख। ये बात क्लियर है? सुनना ध्यान से। 31 मार्च से अगला दिन आ गया बच्चों, 1 अप्रैल हो गई, सुबह हो गई, अगला साल आ गया 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 आ गया, है ना बच्चों। 1 अप्रैल 2018 जो आया, अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक था ना वो 2018-19 के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। कितना? 2 लाख। अब ये क्या है? ओपनिंग डेट है इस साल की, और ये स्टॉक कौन सा होगा बच्चों? ओपनिंग स्टॉक। इस स्टॉक को क्या बोलेंगे हम? ओपनिंग स्टॉक। बात समझ पा रहे हो बच्चों? ध्यान से सुनना। 2 लाख रुपए इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट हुई। अब सुनना, मतलब 2 लाख रुपए ओपनिंग स्टॉक हुआ 1 अप्रैल 2018 को। पूरे साल प्रोसेसिंग में रखा, पूरे साल प्रोसेसिंग में रखा इस 2 लाख के आउटपुट को। अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर इसको रफ करके फिर बताऊँगा। अभी हमने इसको यहीं पे स्टॉप किया हुआ है। 2 लाख रुपए वहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक है मैंने पूरे साल प्रोसेसिंग में रखा, और 2 लाख ओपनिंग स्टॉक था। एट दी एंड जब लास्ट 31 डेट आ गई, 31 मार्च 2019 आ गया बच्चों, तो इसकी वैल्यू हो गई 5 लाख। कितनी हो गई? 5 लाख। ध्यान से सुनना, 2 लाख से किया था स्टार्ट कितने से किया था? 2 लाख से। एट दी एंड कितना हो गया? 5 लाख। कितना हो गया? 5 लाख। क्या जो बीच में 3 लाख रुपए लगे हुए हैं वो खराब है, वेस्टेज है क्या? भाई वो हमारा स्टॉक है जो बच गया, अनसोल्ड स्टॉक
है तो वो हमारी कैपिटल ही, क्योंकि वो बच गया। बिक जाता तो प्रॉफिट हो जाता, सेल हो जाती, खत्म हो जाता, बट वो बच गया बच्चों। अब मैं इसको कैसे निकालूंगा? 5 लाख में से 2 लाख रुपए माइनस करूंगा, और ये कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। समझ पा रहे हो मेरी बात? मतलब सर आप ये कहना चाहते हो जो स्टॉक बच गया ना वो कैपिटल है, 1 साल का अनसोल्ड स्टॉक। हाँ बच्चों आप समझ चुके हो, इसी को कहते हैं अनसोल्ड स्टॉक। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब जो स्टॉक बच गया दैट इज अनसोल्ड स्टॉक। इसको निकालेंगे कैसे? क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग को माइनस करके जो आएगा दैट इज अनसोल्ड स्टॉक। जल्दी से वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, देन आगे बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट प्लीज बच्चों, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना, सुन रहे हो ना? हाँ जी, मैं ये रफ कर रहा हूं मेरे को, क्योंकि वो भी समझाना है बच्चों। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का मतलब आपने समझा क्या होता है? अनसोल्ड स्टॉक। इसको कैसे निकाला जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करता हूं बच्चों तो क्या आता है? अनसोल्ड स्टॉक। बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको इसमें ऐड कर देता हूं, क्योंकि ये तो है ही इन्वेस्टमेंट भाई, ये तो है ही कैपिटल फॉर्मेशन, और अगर इसमें ये भी ऐड कर दिया जाए तो क्या आता है? कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आता है ना बच्चों? मैं ये कहना चाहता हूँ सिंपल सी बात में कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब अनसोल्ड स्टॉक होता है जो बच गया। अगर नहीं दे रखा डायरेक्ट तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दो, वो दे रखा है तो और अच्छी बात है ना बच्चों। तो सिंपल सी तो बात है। अब इसमें भी 2 वैल्यू होती हैं। सर ये तो बढ़ाए जा रहे हो आप। हाँ बच्चों ध्यान से सुनना, जो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है वो 2 वैल्यू पे हो सकता है। कौन सी सर? ध्यान से सुनना बच्चों। मान लो मैंने एसी परचेज किया था 1 जनवरी 2021 को, ठीक है, जिसकी कीमत 40,000 थी। क्या आज इसकी कीमत 40,000 होगी? नहीं होगी। 1 अप्रैल या 1 जनवरी 2021 को लिया था, और आज बच्चों आज इसकी कीमत 40,000 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका यूज करने पर नॉर्मल टियर एंड वियर हुआ है, उसमें टेक्निकली चेंजेस आए हैं, और बच्चों उसमें समय का बीतने के कारण, पासेज ऑफ टाइम के कारण उसकी वैल्यू कम हो गई है। और हमने सीखा है क्या? कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपने, रिडक्शन वैल्यू इन द फिक्स असेट्स नॉन एज डेप्रिसिएशन। फिक्स है, उसकी वैल्यू जब कम हो रही है ना बच्चों, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसके 3 कारण होते हैं। क्या? नॉर्मल टियर एंड वियर, पासेज ऑफ टाइम और चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो बच्चों मतलब सर आप ये कहना चाहते हो ये ग्रोथ भी हो सकता है और ये नेट भी हो सकता है। जब ये ग्रोथ होगा तो इसमें डैप इंक्लूडेड है, और इसमें डैप इंक्लूडेड नहीं है। मतलब 40,000 रुपये इसकी ग्रोथ वैल्यू, मान लो आज 30,000 है, तो इसमें 10,000 रुपये बीच में डैप लगाए ना, तो 40,000 ग्रोथ वैल्यू है। 40,000 कैसी वैल्यू हो गई? ग्रोथ वैल्यू बच्चों। और उसकी 30,000 कैसी वैल्यू हो गई? नेट वैल्यू बच्चों। और अगर मैं 30,000 इसमें ये सब ऐड कर देता हूँ फिक्स में, तो टोटल कैपिटल फॉर्मेशन आता है। लेकिन फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की 2 वैल्यू होती हैं, ग्रोथ या नेट। ग्रोथ या नेट, ग्रोथ या नेट। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सिर्फ डेप्रिसिएशन का है बच्चों। इसमें डैप होता है, इसमें डैप नहीं होता है। वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। हाँ जी बच्चों बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं 2 कंक्लूजन निकालना चाहता हूँ बस। पहली बात तो मैं एक बात और बता देता हूँ छोटी सी, कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन रिडक्शन वैल्यू इन द फिक्स असेट्स है, और डेप्रिसिएशन के क्या क्या कॉजेस हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो हम लिख सकते हैं डेप क्या होता है, डेप्रीसिएशन, डेप रेफर्स टू द रिडक्शन वैल्यू इन द फिक्स assets. It is also known as consumption of fixed capital. इसको हम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं बच्चों। कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉजेस ऑफ डेप्ट, नंबर 1 नॉर्मल टियर एंड वियर, नंबर 2 पासेज ऑफ टाइम, नंबर 3 चेंज इन टेक्नोलॉजी। एक बार बच्चों वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, मैं थोड़ी सी बात एक बताना चाहता हूँ तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था NFIA आपको रिलेशन ध्यान रखने, डोमेस्टिक इनकम DI, नेशनल इनकम NI। अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या करेंगे, प्लस NFIA, यहाँ से यहाँ आना है तो क्या करेंगे, माइनस। दूसरी बात, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट मतलब वही पढ़ाया था, मार्केट प्राइस वही पढ़ाया था। इसमें डेप ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, मतलब इसमें NIT ऐड हो जाएगा या फिर NGST। अगर हम फैक्टर कॉस्ट में NIT ऐड करेंगे तो मार्केट प्राइस, और वापस आएंगे तो माइनस करेंगे। तीसरी बात, अगर हम ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाते हैं तो माइनस डेप, और वापस आते हैं तो प्लस डेप। बच्चों इस वीडियो को बहुत आराम से अच्छे तक देखिए। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन के साथ मिलते हैं बच्चों। सबको थैंक यू सो मच।